अच्छा, आज हमारा आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा ऑलमोस्ट, होमवर्क को छोड़कर। इस वाले लेक्चर के अंदर आज होमवर्क भी दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा सा समझा कर ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट पे आयनिक बॉन्ड्स के अंदर आप आ जाए, बुक्स बेशक साथ खोल लें आप अपने, और सेल्फ असेसमेंट 4.4 है। अब वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर के साथ इक्वेशन बनानी है, आयनिक कंपाउंड्स बनाने। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का, और दूसरे पे है एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखा दूं, अगर मैं दूसरी स्लाइड खोल लूं, एक मिनट, आपके स्क्रीन में भी ब्लैक हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मैं ज़रा वो वाली खोलना चाह रहा हूँ स्लाइड जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल्स है। गल वन ये है, लेक्चर नंबर 4 में था गल वन। मिल नहीं रहा भाई, एक मिनट। जी, अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो था एम जी एंड ओ। ठीक है, एम जी अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आ रहा है सेकेंड ग्रुप, इधर ऑक्सीजन भी इधर है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो स्टेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया, एक और लूज करेगा तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, यानी कि ये भी दो लूज करेगा, ऑक्सीजन दो गेन करेगा, तब जाके आपका स्टेबल होगी इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसकी बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर आपका आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स पे स्टार्ट होगा। इसको अगर मैं देखें, सबसे पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी हमने सबसे पहले देखना है कि जो उनमें से हमने मेटल आइडेंटिफाई करना, नॉन मेटल आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि जो फर्स्ट एटम या फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज अ मेटल एंड द अदर वन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, और मेटल टेंड्स टू lose an electron or lose a couple of electrons given the position according to their group number, and this non-metal atoms can has a tendency to gain electrons। सही है, तो कितने ही अभी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसने गेन करने हैं या लूज करने हैं वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर इस दफ़ा वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। अगर फर्स्ट ग्रुप में है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेकंड ग्रुप में है तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, थर्ड तो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसी तरह नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए तो वो राइट साइड पे होते हैं, वो 8 के पास होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो उसके ऊपर जितना भी उसका ग्रुप नंबर है उसको 8 में से माइनस कर दें, उतने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आपका था 6th ग्रुप में, तो 6 माइनस 8 इज 2, तो यानी कि 8 माइनस 6 इज 2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर वो 7th ग्रुप में है तो 7 माइनस 8 इज 1 माइनस 1। ठीक है, तो वो अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं उसको आपने 8 में से माइनस करना है, जो आंसर आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। और अगर मेटल्स की बात करते हैं तो जिनका जिसका जो भी ग्रुप है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज करेगा। वन में है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 3A में है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है, फिर हमने देखना है कि कौन सा जो एटम है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, फिर उसके हिसाब से उतने ही उसके मतलब सिंपलेस्ट रेशो के अंदर हमने उसका कंपाउंड बनाना है।
जिस तरह हमने पिछली दफा देखा था, इसमें हम देखेंगे वैसे कि एक एलिमेंट के साथ तीन तीन किस तरह दूसरे एटम्स भी लग सकते हैं। अभी तो हमने एक एक एटम्स देखे थे, अभी जिस तरह MgO है तो ये एक ही आपस में लगा, क्योंकि Mg ने भी 2 लूज किए और ऑक्सीजन ने भी 2 गेन कर लिए, तो जिसकी वजह से एक यानी कि रेशो की क्या होगी 1/1, 1:1, यानी कि एक Mg के साथ एक ऑक्सीजन का एटम लगेगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा किया जाए जिस तरह हमने पिछली दफा भी देखा था कि एक 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका लूज कर रहा है मैग्नीशियम और साथ में फ्लोरीन अगर लगा दे जो 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो MgF2 बनेगा। क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है लेकिन फ्लोरीन एक लेता सिर्फ, तो उसको फिर अपना न्यूट्रलिटी रखने के लिए, यानी कि अपने कंपाउंड के ऊपर 0 चार्ज रखने के लिए या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए 2 फ्लोरीन एटम्स लगाने पड़ेंगे। तो दैट इज द सिंपलेस्ट रेशो, कैटायंस और एनायंस के दोनों। अच्छा, अब MgO की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो Mg अब इसके अंदर देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मेटल क्या है, Mg मेटल है, ऑक्सीजन इसमें नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस है। अब वो मेटल नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी को उसमें पीरियोडिक टेबल में देखा कि मैग्नीशियम इज इन सेकंड ग्रुप 2A। तो 2A के अंदर मतलब ये है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी है, या वो लूज करेगा। ठीक है, जब उसने लूज कर दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर से 2 निकल गए तो उसके पास अब चार्ज आ गया +2। इसी तरह ऑक्सीजन है 6 में, 6 इलेक्ट्रॉनिक है तो 6 ग्रुप में है, तो 6 - 8 = 2। अगेन अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने, तो जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले के ऊपर आता है माइनस का साइन। ठीक है, लूज करने वाले के ऊपर आता है प्लस का साइन, गेन करने वाले के ऊपर आता है माइनस का साइन। कितने गेन किए उस माइनस या प्लस के साथ उतना ही डिजिट आ जाता है। 1 लूज किए +1 -1। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई +2 या -2। ठीक है, अब देखें मैग्नीशियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो दोनों ने अदली बदली किया। देखें उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ी कि मैग्नीशियम को दूसरा ऑक्सीजन एटम लेने की, तो 1:1 ही चल रही है इसमें। एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन अगर लगा दिया जाए तो वो उसका कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज 0 हो जाता है। तो इसको हम आसान वर्डिंग में कह सकते हैं कि फॉर एवरी Mg आयन यू नीड 1 ऑक्सीजन आयन। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला आपका MgO बनेगा और यही आयनिक कंपाउंड होगा। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी PDF फाइल के अंदर, आप उधर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक के अंदर नहीं बना होगा। देखें मैग्नीशियम के लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो सेकंड 2A ग्रुप में। इसी तरह ऑक्सीजन 6th ग्रुप में, तो उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसके अंदर 2 की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर 2 की जाती है, या फिर उसको 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में। अब ये क्या करेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले डॉट के साथ, ये क्रॉस के साथ आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले, अब ये वाला शेल खत्म हो जाएगा ऊपर वाला, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। इसी तरह वो देख लें क्रॉस के साथ एक डॉट है, इस क्रॉस के साथ एक डॉट है, यानी कि ये बताया जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर गेन कर लिया। ये पेयर कंप्लीट करके ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, एज अ होल इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -2, तो एज अ होल क्या चार्ज आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे लॉ ऑफ लॉग से क्वेश्चन लेता हूँ। तो आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्डिंग, सारा ये पूरे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ही पूरा का पूरा क्वेश्चनिंग होगी शुरू से आखिर तक, जो जो भी आपको मसले मसाइल इंशाल्लाह आज एड्रेस करते हैं उनको। ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है उसके बारे में। फिर उसके बाद हम कोवलेंट पे अगर जाएंगे तो फिर हमने आयनिक कंपाउंड को नहीं छेड़ना। जी, अब देखें NaS। अब सोडियम है फर्स्ट में, ठीक है, और फ्लोरीन है 7th में। इसका यह मतलब है कि फर्स्ट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज करना है फर्स्ट ग्रुप में 1A में। ठीक है, 1A का मतलब ये है कि उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब फ्लोरीन का 7th ग्रुप है, और हमने बात की है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका हमने कैसे फाइंड करना है कि द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप -8, उसका नंबर ऑफ ग्रुप क्या है 7, 7 - 8 = -1। तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा -1, या फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है
यानी कि लूज कर रहा है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि 1:1 ही रहेगा इसमें भी। एक सोडियम के साथ एक फ्लोरीन लगेगा तो उन दोनों के ऊपर का जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। हमने सिर्फ ऊपर का जो एज अ होल होता है चार्ज वो जीरो करना होता है, फिर जाके वो कंपाउंड कंप्लीट होता है। जब तक वो चार्ज जीरो नहीं हुआ हमने उसके साथ अटैच करते जाने हैं एलिमेंट्स, या बेशक वो एटम मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, वो हमने अटैच करते जाना है अनटिल के वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, उनके ऊपर कोई चार्ज ना। ठीक है, अब इस सिचुएशन में सोडियम इज अ मेटल और फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एक एक की बात हो रही है तो 1:1 चलेगा, हर सोडियम के साथ एक फ्लोरीन का आयन लगेगा। ठीक है, तो जब ऐसे होगा तो एक सोडियम के साथ एक फ्लोरीन का, तो NaF का फार्मूला बनेगा, NaF2 या Na2F नहीं बनेगा। ठीक है, NaF का फार्मूला बनेगा, दैट फार्मूला इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देख लें यहाँ पर मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है दोनों की। सोडियम को मैंने डॉट के साथ, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंने उनको डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस। ठीक है, सोडियम का अभी देखें फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट है, जो थर्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और बाकी 7 के साथ नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्लोरीन को दे देगा। अब फ्लोरीन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब देखें यहाँ पर ही फौरन, मैंने यहाँ पर एरो नहीं लगाया हुआ, अब यहाँ पर देख लें कि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया तो ऊपर वाला शेल उसका खत्म हो गया। ठीक है, एक एक उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो खत्म हुआ, लेकिन वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, फ्लोरीन के पास। अब फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके ऊपर क्या साइन आ गया, -1 का, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब सोडियम के ऊपर आ गया +1 का साइन, या सिर्फ प्लस का, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्लोरीन को दिया। तो एज अ होल +1 -1 इज इक्वल टू 0, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू होगा तो क्वेश्चन आप अपने पास नोट करते जाएं। इंशाल्लाह क्लास के एंड तक तकरीबन 15 से 20 मिनट हम रखेंगे सेशन, आज का थोड़ा सा क्वेश्चनिंग का सेशन पड़ा होगा। अभी थोड़ा सा पेस फास्ट करते हैं क्योंकि अभी 2 और एग्जांपल्स हैं, फिर उसके बाद मैंने होमवर्क देना आपको। अच्छा, अब ये देखिए, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कमांड, अभी यही आपका होमवर्क है, ये मैं आपको समझाता हूँ। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज हैविंग आयनिक कंपाउंड्स। अब सिर्फ आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, अब आपने सिर्फ ये जो मैंने इंग्लिश लिखी हुई थी इधर के द फर्स्ट, आपने सबसे आइडेंटिफाई करना है कि ये आयनिक कंपाउंड है तो कैसे है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि विच एलिमेंट या विच एटम इज अ मेटल, विच एटम इज अ नॉन मेटल। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगर वो मेटल है तो वो उसको ग्रुप को आपने देखते हुए देखना है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज किए हैं। फिर नॉन मेटल्स को आप देखना है कि उसके ग्रुप के हिसाब से उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। फिर उन दोनों के रेशो आपने देखनी है कि उनके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स लग सकते हैं, मतलब कितने एक एटम के साथ 1:1 है या कितना भी उनकी सिंपलेस्ट रेशो आपने वो निकालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद फार्मूला आपने बताना है कि ये आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड, बेसिकली ये तीनों आयनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो आपने बताना है कि जिस तरह मैं फर्स्ट की एग्जांपल अगर दे दूं आपको कि KCl या पोटेशियम क्लोराइड जो है, तो इसमें यह है कि पोटेशियम इज, लेकिन मैं आपको अगर इधर से दिखाना चाहूँ, अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए पोटेशियम का 19 है या फर्स्ट ग्रुप में अभी भी है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ठीक है, और क्लोरीन का भी यही है कि 17 या 7th ग्रुप में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक गेन कर रहा है तो दूसरा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यानी कि 1:1 ही आ रही है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दूसरा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो दोनों को मतलब आपस में बॉन्डिंग करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका यही मतलब है कि एक एक की ही जरूरत है उनको, एक एक एलिमेंट से एक एक एटम की जरूरत है। तो KCl आपस में, तो इसमें यहाँ पर पोटेशियम जो लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। एंड फिर उसके बाद तीसरी बात यह कि इनका रेशो 1:1 होगा। ठीक है, और हर क्लोरीन के साथ एक पोटेशियम का एक एटम लगेगा, हर पोटेशियम के साथ एक क्लोरीन लगता जाएगा, हैंस KCl इज अ आयनिक कंपाउंड।
दैट्स इट, इतनी सी बात आपने लिखनी है इन तीनों क्वेश्चंस की, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन हार्ड कॉपी में या हार्ड में मिल जाएगा, KCL ALCL3 MGF2, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ आती, एक मिनट, किधर गया, ठीक है, ये आपके सामने होमवर्क खोल गया, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो नेक्स्ट में आपको मैं इसका होमवर्क का आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप अपनी भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, क्योंकि हमने आगे भी जाना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर मेरे से जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप कर लें। अब हमारे पास क्लास का हाफ टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कर लें फिर। और क्वेश्चंस की आज जो अलाउंस है वो यही है कि शुरू से लेकर एंड तक जितना भी हमने पढ़ चुके हैं इस केमिस्ट्री के अंदर, आयनिक कंपाउंड से लेकर इसकी एग्जांपल्स तक, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग से लेकर इसकी एग्जांपल्स तक जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप कर लें मेरे से। या अब अभी क्वेश्चंस वगैरह आप करना स्टार्ट कर दें। जी बच्चे क्वेश्चन करें आप। होमवर्क आपका देख लें। अच्छा, कैटायन एनायन भी समझा देता हूँ। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले तो आप अपना होमवर्क समझ लेना कि इसमें सिर्फ आपने देखें रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज हैविंग आयनिक कंपाउंड, आपने इसके बारे में पता क्या लिखना है। अभी देखिए KCl AlCl3 MgF2, आपने सिंपल क्या करना है कि ये जिस तरह मैंने NF की फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको बताई है, एग्जैक्टली आपने इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड लिख देनी है कि आयनिक कंपाउंड्स हैं तो कैसे हैं, मतलब इसमें से कौन सा एक मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। मेटल है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, अगर नॉन मेटल है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और एक मेटल के साथ कितने नॉन मेटल लग रहे हैं, ये एक नॉन मेटल के साथ कितने मेटल्स लग रहे हैं, उनकी रेशो क्या। बस आपने ये चीजें लिखनी है, सिंपल। ये तकरीबन 5 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। जिस तरह MgO की फॉर्मेशन है उसकी भी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने आपको बताई थी, ये लिखी हुई है, ठीक है। ये आपको PDF फाइल में मिल भी जाएगी। तो यही आपका होमवर्क है, और ये आपने इसको एज इट इज, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है एज इट इज आपने लिख देना, ठीक है। जिस तरह AlCl3 है तो Mg की जगह Al आ जाएगा, O की जगह Cl3 आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो उसने आपने देख लेना, ठीक है। बस आपने वो चीज़ इंग्लिश में जो मैंने लिखी है वो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह आपके लेते हैं। कैटायंस और एनायन, अच्छा देखें, कैटायंस आपको पता है फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट चैप्टर में सॉरी है कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का या प्लस का चार्ज आ जाता है, ठीक है, वो कैटायंस होते हैं। मतलब उनका नाम कैटायंस है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके ना अपने ऊपर चार्ज लेते हैं, कौन सा, पॉजिटिव का, तो वो कैटायंस हो जाते हैं। और ठीक है, और एनायंस का वो होता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पास इलेक्ट्रॉन रख के अपने ऊपर उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव का, तो दैट इज कॉल्ड एनायंस। बस ये बात है। और कैटायंस के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, एनायंस के ऊपर भी अगर उतना ही चार्ज है, दोनों का अगर आपस में मिला दिया जाए तो आपका टोटल चार्ज अगर जीरो हो जाता है, प्लस और माइनस की वैल्यू सेम अगर है दोनों की, उनका दोनों का चार्ज सेम हो जाता है, तो दैट विल बिकम एन आयनिक कंपाउंड, उनकी वजह से। अगर किसी एटम के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो लूज करेगा या गेन। देखें अभी तक मैंने 3 इलेक्ट्रॉन से ऊपर बात ही नहीं की। 4 इलेक्ट्रॉन्स की जहां पर बात आती है तो वो मेटल्स नहीं आते, वो नॉन मेटल्स भी नहीं होते। तो बेसिकली जो आपका आयनिक कंपाउंड बन रहा है या आयनिक बॉन्डिंग हो रही है वो सारी मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बन रही है। अब ये 4 जो है, ये जो 4 से लेकर जो उसके इन बिटवीन है सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ये शेयरिंग करते हैं, ये ना ये लूज करते हैं ना ये गेन करते हैं, ये सिर्फ शेयरिंग करते हैं। इसीलिए इनको हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं, ठीक है। अगर जिनके पास 4 है, जिस तरह कार्बन के अंदर होता है, उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 होते हैं, तो वो 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है कि ना वो 4 गेन करता है ना वो 4 लूज करता है, वो सिंपली शेयर कर लेता है। तो वो शेयरिंग कैसे होती है वो भी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में वो कर लें, फिर उसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर चलेंगे। तो उसकी भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आयनिक कंपाउंड का जो मैंने आपको होमवर्क दिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये आपको होना चाहिए, ये पेपर्स में अक्सर आता है, अक्सर आता है। मेरी आवाज तो आ रही है वैसे। अच्छा, नीट कॉपी भी कर लें, रफ कॉपी भी कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। NAF डिटेल में बता दें, NAF। अच्छा, मेरे पास ये बना हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें NAF के लिए, जिस तरह मैंने आपको अभी होमवर्क भी आपको, जिस तरह मैंने आपने करना होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सोडियम है फर्स्ट ग्रुप में, फ्लोरीन है सेवंथ ग्रुप में। ठीक है, सोडियम इज अ मेटल, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सोडियम ने क्या कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी इसी तरह की है, क्योंकि मेटल्स टेंडेंसी उनकी क्या है, गेन करने, लूज लूज करने के इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स है उनकी टेंडेंसी क्या है, लूज कर गेन करने के इलेक्ट्रॉन, सॉरी। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, उसके पास पॉजिटिव का चार्ज आ गया। फ्लोरीन के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया ऊपर, तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का। कितने इलेक्ट्रॉन दोनों ने गेन किया, लूज किया, तो सोडियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन लूज किया, सॉरी, और फ्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, जितने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए उतना ही उसके ऊपर डिजिट्स या नंबर्स आते जाएंगे। तो अगर इन्होंने एक एक किया तो बेशक आपसे प्लस माइनस का निशान लगा दे, 1 2 साथ में बेशक ना लिखे, 1 ना लिखे। ठीक है, 1 लिख ले तो गलती या मसला कोई भी नहीं। ठीक है, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और दूसरा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दोनों को मतलब एक एक एटम की जरूरत है। सोडियम के साथ अगर एक फ्लोरीन का एटम लगा दिया जाए तो उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी रेशो क्या बन रही है, 1:1, यानी कि एक सोडियम एटम के साथ एक ही फ्लोरीन का एटम अगर हम लगा दें तो उनके ऊपर का जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन के ये मतलब एक एटम के साथ दूसरा एक ही एटम लगेगा तो ये NAF की फॉर्मेशन बनती है, जिसको हम क्या देते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे पता चला, क्योंकि ये एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, और ये आपका सामने मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के जरिए समझाया भी था। फिर एक दफा देख लें कि सोडियम के, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्लोरीन सेवंथ ग्रुप में है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर सकता है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में, उसने क्या कर दिया, वो डोनेट करके किसको, फ्लोरीन को दे दिया। तो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया, तो +1 -1 दोनों का चार्जेस 0 हो गए, तो उन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली। ठीक है जी। अच्छा, आयनिक बॉन्ड, एक क्वेश्चन आया बचेगा। आयनिक बॉन्ड मुझे होता है कि ऐसा बॉन्ड जो आयंस की फॉर्मेशन के बाद आपस में बने। आयंस कौन कौन से हैं, एक कैटायंस है, एक एनायन है। कैटायन पॉजिटिव आयन है, एनायन नेगेटिव आयन है। इन दोनों के ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस की वजह से आपस में ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात की जाए तो इन दोनों के बीच जो फोर्सेस का नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जो अट्रैक्ट करते हैं वो वाली फोर्सेस। तो उसकी फोर्सेस की वजह से जो बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स, अगर हम सिंपलेस्ट टर्म्स के अंदर उसको बताना चाहें। ठीक है, MgO की फॉर्मेशन आपको बता दें। जुबानी जुबानी बता देता हूँ, इधर मैं बल्कि ले भी आता हूँ। MgO देखें, Mg है सेकंड ग्रुप में और ऑक्सीजन है 6 ग्रुप में। तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर देगा। तो अब देखें दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की जो क्वांटिटी है वो सेम है, ऐसे ही बात है। तो मैग्नीशियम अगर 2 लूज कर रहा है, ऑक्सीजन अगर 2 गेन कर रहा है, तो एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन अगर लगा दिया जाए तो उन दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी। मैग्नीशियम ने आउटर मोस्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कैटायन आ गया। ठीक है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो उसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस क्या कर दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। ऑक्सीजन के जहाँ जहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन्स कम थे उसके वैलेंस शेल में, तो 6 थे उसके
में ऑक्सीजन के, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया। तो मैग्नीशियम ने भी क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो दैट इज व्हाई अब यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। देख लें मैग्नीशियम का भी टेंडेंसी वही है और उसका ट्रेंड भी वही चल रहा है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज करने थे लूज किए, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो लूज करते हैं, वो नॉन मेटल्स गेन करते हैं। ठीक है जी। होमवर्क मैं आपको क्लास के एंड पे दोबारा से बता देता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड अभी मैंने नहीं पढ़ाया बच्चे। कोवलेंट बॉन्ड इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में जाएंगे बहुत। आयनिक कंपाउंड का, ये आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आज लास्ट क्लास थी, आज लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर आपका कोवलेंट बॉन्ड्स के ऊपर होगा, ये मैंने कहा था। आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स मैंने समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जो बॉन्ड्स आयंस के बीच में जो बनता कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज करने के बाद, तो दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। और केमिकल बॉन्ड ये होता है कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके, यानी कि स्टेबल होने के चक्कर में जो एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो इसी चक्कर में वो बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसी को, उन बॉन्ड्स का नाम हमने दे दिया केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड आगे 2 किस्म के होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स का हमने नाम दे दिया। मतलब जनरलाइज्ड हमने क्या किया, केमिकल बॉन्ड्स, फिर केमिकल बॉन्ड्स की आगे कैटेगरी है कौन कौन सी, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। दैट्स इट। अच्छा, होमवर्क आप फिर से देख लें, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये आपके सामने मैंने होमवर्क का टैब खोल दिया। अब राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आप देख लें KCl, AlCl3, MgF2। इन तीनों में आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। KCl का मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें के आपका मेटल है, Cl आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स के अंदर जो फर्स्ट होता है एटम, वो बेसिकली हम मेटल ही रखते हैं। सेकंड एटम होता है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि मेटल्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो वहाँ से भी आपको इजीली पता चल जाएगा। लेकिन गेन कितने कर रहे हैं या लूज कितने कर रहे हैं, वो अपने पीरियोडिक टेबल में देखना है और उनका ग्रुप नंबर देखना है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या लूज किए हैं। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। अगर वो मेटल है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, अगर वो नॉन मेटल है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ठीक है। और अगर उसने गेन और लूज करने के बाद आपस में बॉन्डिंग करनी है तो किस रेशियो में बॉन्डिंग करनी है, यानी कि जिस तरह अभी सेकंड में आप देख रहे हैं तो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन लग रहे हैं, और क्यों लग रहे हैं ये आपने बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए वगैरह। ठीक है। उसके बाद आपने जब बता दिया कि इसने एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन लग रहे हैं और वो उसके कंप्लीट हो रहा है, उसके उसके एज अ होल इलेक्ट्रिकली चार्ज उसके ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या न्यूट्रल हो रहा है, तो दैट इज अ कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। दैट्स इट। आपने इतनी सी इंग्लिश लिखनी है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज सोल्यूशन आपको मैं दे चुका हूँ, बस थोड़ा सा क्वेश्चन किया है। सोल्यूशन आपके पास इसी स्लाइड्स के अंदर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आप करते हैं या रेज एंड बेशक ना करें, क्वेश्चन आप करते जाएं, इधर मैं आपको आंसर देता जाऊंगा। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आज के लेक्चर के बारे में, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए सब। नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा हो सकता है कि दोनों एलिमेंट्स मेटल हो या दोनों नॉन मेटल्स हो तो उनका आपस में बॉन्डिंग हो सकती है। देखिए, अगर एक ही चीज, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ ना, मैग्नेट्स की। अगर आप दोनों एक ही जैसे पोल आपस में लगाएं तो वो आपस में धकेलेंगे। ठीक है, वो बेसिकली ये होता है कि दोनों का चार्जेस सेम होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करता है। पॉजिटिव नेगेटिव ही सिर्फ आपस में अट्रैक्ट करते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है।
अब देखें, एक अगर मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसने बॉन्डिंग बनानी है, तो किसी को वो जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज करना है वो किसी को देने हैं। ठीक है, वो ऐसे फेंकेगा नहीं कि भाई मैंने बस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो मैं स्टेबल हो गया, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, वो अगर लूज करेगा तो वो ऐसे एटम को देगा जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, कि ऐसी सिचुएशन में देगा कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज में आ जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि उसने बस इलेक्ट्रॉन ऊपर तोड़ के फेंक दिए नीचे, जिस तरह वो बस बोझ हल्का कर दिया अपना और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह भाई खत्म, कहानी खत्म, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में चार्जेस का नेगेटिव होना लाजमी है। अगर हम मेटल मेटल की बात करते तो उन दोनों के बीच में होता नहीं। ठीक है, आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से नहीं होती क्योंकि इन दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आ जाते हैं। तो अगर सेम चार्जेस आ जाए तो उन दोनों के जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अगर वो लूज कर रहा है तो वो ज़ाया जाएंगे, और अगर वो गेन कर रहा है तो कहाँ से करेगा, कहीं ना कहीं से तो उसने करना ही है ना गेन। अगर दोनों को दोनों नॉन मेटल को अगर गेन करना ही है तो कहाँ से करेंगे गेन, कहीं से भी नहीं कर सकते। इसीलिए एक मेटल को एक नॉन मेटल के साथ होना लाजमी है, दोनों सेम नहीं हो सकते। केमिकल बॉन्ड बचे जितनी भी आज चीज़ें आप देख रहे हो, सूंघ रहे हो, खा रहे हो, टच कर रहे हो, उन सबका कोई ना कोई फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, सारे और सारे केमिकल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, पानी पी रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग है अंदर। ठीक है, नमक खा रहे हैं, NaCl, केमिकल बॉन्डिंग है बीच में। ठीक है, पेट्रोल वगैरह आप डलवाते हैं बाइक्स के अंदर, केमिकल बॉन्ड्स हैं। एवरीथिंग, नेचुरल दरख्त है उसके अंदर की अपनी कार्बन की एक केमिकल बॉन्डिंग है। जितनी भी चीज़ें आप देख लें उसके अंदर सब की सब केमिकल बॉन्डिंग हुई। वाई डू एटम्स या एलिमेंट्स रिएक्ट? एलिमेंट्स रिएक्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह इस सिचुएशन में होते हैं कि वो उनकी जो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ होता, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोशिश यही होती है कि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट उनका कंप्लीट हो जाए। अगर उनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट नहीं है तो वो अनस्टेबल होते हैं नेचुरली। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर लेते हैं, इतना लूज या गेन कर लेते हैं कि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो तब जाके वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो उनको फिर क्या करते हैं कि वो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो वो अगर वो फॉर एग्जांपल लूज कर रहा है तो उसने किसी न किसी एटम एलिमेंट को देना है वो इलेक्ट्रॉन्स, और अगर वो गेन कर रहा है तो किसी न किसी एलिमेंट से उसने लेना है। तो इसी लेन देन के चक्कर में वो दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग कर जाते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते, स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अच्छा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन, मेटल बचे आपको पता है लोहा मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। मेटल का मतलब जिसके अंदर शाइनी प्रॉपर्टीज होती है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और नॉन मेटल जिनके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह ये नहीं होते। बेसिकली ये चीज़, ये हमने मेटल और नॉन मेटल का डिटेल के अंदर पढ़ना भी है आगे, इनका एक टेबल भी है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स का, कि इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। बेसिकली डिफरेंस ये है कि मेटल का आप जो देख लें कि उनका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम उसको देखें तो वो एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा होता है। नॉन मेटल्स के अंदर रिपीट नहीं हो रहा था। मेटल्स के अंदर शाइन आती है, नॉन मेटल्स के अंदर शाइन वगैरह नहीं होती। बेसिकली इतनी छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की। नीट कॉपी भी कर लें, रफ कॉपी भी कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। वाई डू एटम्स या एलिमेंट्स रिएक्ट, दोबारा से मैं बता देता हूँ, इसमें कोई मेरे ख्याल से चल रहा था। देखिए, एक अगर आप पीरियोडिक टेबल पे देखें तो राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड पे एट जो ग्रुप है, एट्थ ग्रुप है, वो सारा का सारा नोबल गैसेज है। वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर के एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते। वो रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका ऑक्टेट या फाइनल जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ना उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ मैं, ना उसके अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, वो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी। एक एलिमेंट किस तरह स्टेबल होता है? अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करके। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसने रिएक्शन नहीं करना। अब उस ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं पीछे 1 2 3 लेकर 7 तक,
जितने भी ग्रुप्स है उसके अंदर सब के सब एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो उनको ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ता है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे तो वो अकेले तो नहीं करेंगे, दूसरे भी एलिमेंट को साथ में शरीक करेंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, मैं दे दूंगा, तुझे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो मुझे दे दो, ताकि हम दोनों आपस में स्टेबल हो जाएं। तो उन दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी और स्टेबल हो जाएंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए उन एटम्स का या एलिमेंट्स का आपस में रिएक्शन होता है। स्कूल के अंदर दोबारा से नहीं होगी एक्सरसाइजेस, यहाँ से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हाउ टू रिकॉग्नाइज मेटल्स एंड नॉन मेटल, फर्स्ट थ्री है जो ग्रुप्स हैं वो मेटल्स हैं, जो लास्ट थ्री हैं वो नॉन मेटल्स हैं, दैट्स इट। तो फर्स्ट थ्री जो आपके ग्रुप्स हैं वो नॉन मेटल्स के हैं, सॉरी मेटल्स के हैं। जो लास्ट थ्री वाले ग्रुप्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, बीच वाले मेटलाइड्स हैं, दैट्स इट। ये ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप उसको फिजिकली देखें, आंखों के साथ देखें, तो ऑक्सीजन आप गैस है वो आपको पता चल ही जाएगा कि ये नॉन मेटल है। और अगर मैग्नीशियम देखें तो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर आपको मिलेगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मिलेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम आपको मिल सकता है, ठीक है, वो भी मेटल है, आपको पता है एल्यूमिनियम की खिड़कियां वगैरह बनती हैं, एल्यूमिनियम आपने यूज भी किया हुआ है घरों में, जो जिसके अंदर मतलब फूड रैप होता है, दैट इज एल्यूमिनियम। वो हम इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। कार्बोनेट चैप्टर है, उसके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बड़ा डिटेल के अंदर हमने बताया हुआ है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड व्हाई मेटल्स हैव सच प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल्स हैव सच प्रॉपर्टीज, सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। ये बच्चे क्वेश्चंस वगैरह कर लें, हमारे पास आखिरी 2 मिनट रह गए, नहीं तो उसके अलावा फिर हम अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं। होमवर्क आप दोबारा से फिर से देख लें कि लेफ्ट साइड पे आपके पास KCl, AlCl3 और MgF2 आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स कंपाउंड्स आपके पास शो किए हुए हैं। ये कैसे बने हैं, इनके अंदर से मेटल कौन सा है, इनमें नॉन मेटल कौन सा है, इसमें कौन सा मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कि नॉन मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये सब आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है। ठीक है, बस ये चीज आपने बतानी है, मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक एक मेटल के साथ कितने नॉन मेटल लग रहे हैं, और फिर उनकी रेशो क्या, बस। गुड बच्चे, अगर आपने अभी होमवर्क कर लिए तो अगर क्लास होती तो आपके लिए क्लैपिंग करा देते, अदरवाइज अभी तो ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं हो सकता। 4.4 तक मैंने अभी आपको करा दी ना, 4.5 तक आपने कर लिया। तो ये आप थोड़ा सा कर लें, क्योंकि ऑनलाइन के अब बहुत सारी शायद चीज़ें ऐसी भी हों जो आपको आइडिया ना होगा, जो मैंने अब बीच में कवर कर ली, या बहुत सारी चीज़ें रह भी गई होंगी आपने पहले कर लिया। तो रिपीट करने से कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि स्कूल काफ़ी टाइम बंद रहा है, तो हमारी फिर कोशिश यही थी कि शुरू से कराया जाए ताकि रिपीट होता रहे।